अब जरा सोचिए, कैंसर का इलाज करने गए और बॉडी में कैंसर ही डाल रहे हैं और तब भी आई और ओके विद इट। वो तो लिखित नहीं है ना। पेट स्कैन में के बाद 24 घंटे तक प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास मत जाओ, छोटे बच्चों के आसपास मत लाओ, लिखित में ही है, क्योंकि उनको कैंसर हो जाएगा, बिकॉज आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल घूम रहा है। लेकिन जब आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल घूमने से सामने वाले को कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी को नहीं हो सकता, वो हो सकता है ना। तो ये कौन सी बात हुई कि कैंसर के इलाज के लिए आपके बॉडी में कैंसरस मटेरियल डाल दिया गया और आपको लगता है कि ठीक है। तो क्या पता कि वो जो मटेरियल डाला उसी से कैंसर हो गया हो। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है द सर्केडियन रिदम ऑफ वन पेशेंट। इनका नाम है जागीर बहादुर। आप कहाँ बैठे हैं जागीर जी? ये आप ही हैं? हाँ हाँ, आपके पिताजी ना। आपका जो स्कैनर हमने लगाया है ताकि आपका ब्लड शुगर 24 घंटे मॉनिटर कर सकें, बिकॉज आप इंसुलिन पे हैं 24 घंटे। आप नॉर्मली शुगर कब चेक करते हैं? सुबह फास्टिंग चेक कर लिया, रात को चेक कर लिया, आधी रात को किसी ने चेक किया शुगर? तो आधी रात को शुगर कैसे काम करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे देखिए, ये इनकी आधी रात शुरू होती है, कल का ही है, कल रात का। खाना खाने के बाद इनका ब्लड शुगर नीचे आया। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई हम जिंदा तो हैं, सो भी रहे हैं, लेकिन बॉडी स्पेंडिंग एनर्जी। फिर ब्लड शुगर ऊपर आया, फिर नीचे आया, और अभी यहाँ पे 6 बजे के बाद, अगर आप देखें ध्यान से, 6 बजे के बाद बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ने लगा। खाना तो 9 बजे खाया ना, राइट? तो 6 बजे के बाद क्यों बढ़ रहा है? खाना तो ब्रेकफास्ट तो 9 बजे दिया, और ऐसा लगातार हो रहा है, और ऐसे बाकी के साथ भी होगा। आपका खुद का भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि खाना खाने से पहले शुगर बढ़ना शुरू हो गया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आप उठते हैं, सो के उठते हैं, सो के उठने से कुछ समय पहले, 1 घंटा पहले, आपके बॉडी को पता है कि आपका जो दिनचर्या है सुबह 6 बजे उठने का है, और जब उठेंगे तो कुछ काम करेंगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बट यू विल नॉट ईट इमीडिएटली। तो आपके उठने से पहले आपका बॉडी लिवर से शुगर उधार लेके ब्लड में डाल देगा। तो आप जब उठेंगे तो आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो फास्टिंग ब्लड शुगर नाइट वाला नहीं है, वो बॉडी की तैयारी वाला है, राइट? नाइट को तो नीचे चला गया था, नीचे चला गया ना, रात को तो बहुत नीचे चला गया था इनका। लेकिन उठने से पहले बॉडी ने तैयारी कर ली, जो कि सभी के साथ होता है, ना कि इनके साथ। लेकिन आपको क्या है कि आप सिर्फ ये वाला ब्लड शुगर देखते हैं जब उठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो नहीं देखते कभी। तो फास्टिंग ब्लड शुगर इज नॉट योर रियल ब्लड शुगर। आपको लगता है रात भर ब्लड शुगर इतना ही रहा होगा, ऐसे लगता है ना, लेकिन रात भर नीचे चला गया, वो ये साबित करता है। और ये कल भी देखेंगे हम, राइट? कितने पेशेंट जिनके स्कैनर लगे हैं आपको? आप हैं इधर, और आप हैं, आप हैं, आप हैं, 4 पेशेंट के स्कैनर लगे हैं। आपका तो टेम्परेचर स्कैन लगा है, तो आप अपने उसमें देखिए, राइट? स्कैनर की रिपोर्ट देखिए, जो कि रात की रीडिंग भी दे रहा है आपको। तो ये है इसका रिदम कि शुगर रात को डाउन जाना, फिर आपके उठने से पहले शुगर उठेगा। आप उठने से पहले शुगर को उठना जरूरी है। इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना, इट्स कॉल्ड डॉन फिनोमिना, राइट? बॉडी इज गेटिंग। तो फास्टिंग शुगर आपका रियल पिक्चर नहीं देती। रियल पिक्चर कौन सा शुगर देती है? खाना खाने के 2 घंटे बाद, है ना? अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग इंसुलिन पे रहते हैं, इंसुलिन लगा के जब आप सोएंगे तो ब्लड शुगर डिप करता है। जितना ब्लड शुगर नीचे जाएगा उतना सुबह बाउंस होकर ऊपर दिखेगा, और जब ब्लड शुगर ऊपर दिखेगा सुबह, तो आप इंसुलिन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ा देंगे। जब इंसुलिन बढ़ाएंगे तो आधी रात को
और डिप जाएगा तो सिर्फ होगा तो क्या होगा, और ऊपर जाएगा। अब और ऊपर गया तो इंसुलिन क्या करने वाले हैं आप, और बढ़ाने। तो ये एक विशेष साइकिल में फंस गया। क्यों? क्योंकि आपने आधी रात को क्या हो रहा है कारनामा वो नहीं देखा, कभी जिंदगी में नहीं देखा। 10-10 साल 20-20 साल हो गए दवाई लेते हुए, इंसुलिन लेते हुए, लेकिन ये नहीं देखा कि आधी रात में क्या चल रहा है, ना तो देखा ना किसी ने बताया, है ना। तो इसको ठीक कैसे करना है? डू नॉट इंटरफेयर विद योर ब्लड शुगर बाय इंसुलिन और मेडिसिन। लेकिन अब तो लेते हुए बॉडी को आदत पड़ गई है, तो आदत कैसे छूटेगी? अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करके। अच्छा, बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए क्या करना है? ये जितनी बार बताओ उतना कम है कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स टू स्टार्ट विद, 8 AM से 6 PM। वही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, 9 AM टू 7 PM, यहाँ पे ये भी कर रहे हैं ना, राइट। अब आता है क्या खाना चाहिए, द काइंड ऑफ फूड विच यू आर हैविंग। उस पर डिटेल में हम जाएंगे, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, उसमें भी जाएंगे। वो भी आपके बॉडी क्लॉक को ठीक करेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रेटिनाइन का। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे इसको इसमें लाना पड़ा, क्योंकि कल काफी लोगों ने पूछ लिया जो किडनी वाले हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्रेटिनाइन उनके हिसाब से बढ़ा हुआ है, जैसे 3 है, 4 है, 8 है, ऐसे है। इसको तो बढ़ाए हुए बोलेंगे आपकी भाषा में। तो अगर उनसे पूछो कि क्या है प्रॉब्लम, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मेरा किडनी फेल हो चुका है, कैसे पता आपको? क्योंकि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो किडनी के पेशेंट हैं, जो किडनी के लिए आए हैं, क्रेटिनाइन इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ योर किडनी फंक्शनिंग। क्रेटिनाइन आपके किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे सकता। कैसे? आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जिनको लगता है क्रेटिनाइन से पता चलता है कि मेरी किडनी कैसे काम करती है, क्रेटिनाइन ज्यादा मतलब मेरी किडनी खराब, यही ना, यही दिमाग में। उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, खासतौर से जो मीट ईटर रहे हैं, जो मीट खा चुके हैं या खा सकते हैं एक दिन के लिए, आप अपना क्रेटिनाइन चेक कीजिए, KFT रिपोर्ट कराइए, उसके बाद दबा के रेड मीट खा लीजिए। रेड मीट खाने के 2 घंटे बाद दोबारा क्रेटिनाइन चेक कीजिए, आपको क्रेटिनाइन 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो क्या इससे ये मान लें कि किडनी खराब हो गई 2 घंटे के अंदर? क्रेटिनाइन तो बढ़ गया। तो यानी कि क्रेटिनाइन के बढ़ने में इन्फ्लुएंस किस किस का है? पहला तो फूड का है। अगर वो फूड मैं खाऊंगा तो मेरा भी बढ़ गया, राइट। लेकिन बढ़ने के बाद घट भी जाएगा, लेकिन बढ़ते वक्त फिर अगर किसी ने टेस्ट किया वो बढ़ा हुआ दिखा तो बोलेगा मैं तो किडनी पेशेंट हो गया, और मैं रोज रेड मीट खा रहा हूँ तो बढ़ा रहेगा। तो दैट डज नॉट मीन क्रेटिनाइन does not mean that your kidney functioning improper, that means your food is improper, number 1। और वो सभी के साथ होगा। जैसे मैं हेल्दी हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अभी रेड मीट खा लूंगा और क्रेटिनाइन चेक करूंगा तो बड़ा मिलेगा। नंबर 2, जो लोग मस्कुलर हैं, जिनकी बॉडी में मसल्स हैं ज़्यादा, उनका क्रेटिनाइन बढ़ा रहता है। मसल टूटते हैं, ब्लड में जाते हैं तो उसका क्रेटिनाइन बढ़ा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी काम नहीं कर रही। बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है किसी के भी बॉडी में जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन से सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी को बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने के लिए बॉडी क्या करता है? अपना क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा देता है। तो वो प्रोटेक्टिव है। जब इन्फेक्शन चला जाएगा तो क्रेटिनाइन घट जाएगा। जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग एस्पिरिन लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए बॉडी की स्ट्रेटजी उसका क्रेटिनाइन बढ़ा देगा। और एक आखिरी बात, जब किसका किडनी ठीक से काम नहीं करता तब भी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। तो 5 में से 1 कारण होता है किडनी फेल भी हो सकता है, लेकिन बाकी 4 कारण का किडनी से कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है। अच्छा, आपके केस में जो क्रेटिनाइन बढ़ गया तो कैसे पता चले वो किडनी की वजह से है या कौन सी वजह से? जब मेरे पास कोई पेशेंट आता तो हमें कैसे पता चलता, वो आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, क्या बॉडी में कहीं स्वेलिंग है? हाथ मतलब विजुअली स्वेलिंग है क्या, ये पूछते हैं हम। देखते हैं, छू के देखते हैं, ऐसे देखते हैं विजुअली। पैरों में होंगे, हाथ में होंगे, चेहरे में होगा, स्वेलिंग है क्या? नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा, यूरिन आउटपुट कितना है?
अगर आधे लीटर से ज़्यादा यूरिन आउटपुट है 24 घंटे में तो भी ठीक है, आधे लीटर कम है तो थोड़ा सा अलर्ट यानी कि गड़बड़ है। तीसरा, एक्सट्रीम वीकनेस। एक्सट्रीम वीकनेस है क्या, ये हो गया तीसरा। ठीक है। चौथा, बीपी अनकंट्रोल्ड, 200 से ऊपर जा रहा है क्या, सिस्टोलिक से, राइट, थोड़ा बहुत बीपी नहीं, 160 170 ऐसे 200 से ऊपर जा रहा है, दवाई खाने के बाद भी जा रहा है ना। और इसके अलावा वॉमिटिंग लगातार हो रही है क्या। तो जितने सारे मैंने फैक्टर बताए, अगर इनमें से 2-3 एक साथ हैं तो, और ऊपर से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, नाउ ही इज अब बोल सकते हैं कि ये किडनी का ही रोल है इसमें, पर क्रिएटिनिन अकेले से नहीं। अगर आप सिर्फ क्रिएटिनिन को पकड़ के बैठ जाएंगे तो इट इज मिसलीडिंग। तो क्रिएटिनिन के कोई और वजह से है, किडनी की वजह से नहीं। अब इसको बताने के लिए एक ये रिसर्च पेपर है, दुनिया में ये प्रचलन में है, जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा है वो किडनी के पेशेंट है, ये प्रचलन में है। तो ये देखना चाह रहे थे कि जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा है क्या उनकी मौत भी जल्दी होती है। तो ये देखा गया कि ऐसे लोग ले लिए 5000 से अधिक लोग जिनके क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, और उनको ट्रैक किया गया कुछ सालों तक, और ये देखा गया उन लोगों में जिनका क्रिएटिनिन कम था उनकी मौत जल्दी हो गई, जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा था वो ज़्यादा देर जिंदा रहे। और इससे ये एक बहुत बड़ा ट्रायल था, इससे ये साबित हुआ कि क्रिएटिनिन इज नॉट अ फैक्टर और पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड टू डिसाइड वेदर यू आर ए किडनी पेशेंट और नॉट। जब ये डिसाइड होता है कि डायलिसिस इनका करना है कि नहीं करना है, कभी भी क्रिएटिनिन को पैरामीटर नहीं मानते, तब सिम्टम को पैरामीटर मानते हैं। ऐसा लिखित में गाइडलाइन में है, लेकिन डॉक्टर्स उस गाइडलाइन को हटा के अपने दिमाग से बोलना कि भाई क्रिएटिनिन ज़्यादा तो आप ऐसा करो डायलिसिस कर लो। इससे एक नॉर्मल इंसान भी जब डायलिसिस पे जाएगा तो वो ट्रू किडनी पेशेंट कुछ दिन में बन ही जाएगा। तो यानी कि ये जो किडनी इंडस्ट्री है उन्होंने एक वर्बल पैरामीटर बना दिया कि क्रिएटिनिन की बेसिस पे आपका डायलिसिस करेंगे। वो वर्बल है, लिखित में नहीं है। लिखित में तो ये है जो मैं दिखा रहा हूँ। जो बातें अभी मैंने बताई क्रिएटिनिन के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 5 मिनट में, इन सब के अगर सबूत आपको चाहिए तो मैंने आपको किताब के फॉर्म में आज ऑलरेडी दे दिया है। और जो लोग बोलते हैं आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो इसका मतलब किडनी पेशेंट है, वो अपना सबूत दिखाएं। कहीं तो लिखा होगा ना, कहीं तो पढ़ा होगा। वो लिखा है सिर्फ जो लोग डायलिसिस मशीन बेचते हैं उन्हीं के ब्रोशर में लिखा है, विदाउट एनी रेफरेंस। तो जब कोई बोले कि आप किडनी के पेशेंट हैं और आप में इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, तो वो बोलिए कि क्या, व्हाट इज द बेसिस। इफ क्रिएटिनिन इज द बेसिस, देन वेयर इट इज रिटन क्रिएटिनिन प्लस दीज सिम्टम्स, देन इट इज द बेसिस, नॉट अलोन क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन पूरे बॉडी में है और उसके कई सारे कारण मैंने आपको बता ही दिए हैं, और आपके केस में कौन सा कारण है क्या पता। तो अगर सिम्टम नहीं है तो दैट इज नॉट किडनी। कोई बोलता है मेरा सिर्फ 5% ही किडनी काम कर रहा है, कैसे पता चला? वो जीएफआर एक फॉर्मूला ही है, और क्रिएटिनिन जितना ज़्यादा होगा उस क्रिएटिनिन के जो नंबर को नीचे रख देते हैं डिनोमिनेटर में। कोई भी डिनोमिनेटर को बड़ा कर देंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? परसेंटेज वाइज कम हो जाएगी ना। तो वो एक फॉर्मूला ही तो है, उससे कैसे समझ आ रहा है कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है। आपको कैसे समझ आएगा? तो मैंने बताया आपका यूरिन आउटपुट आधे लीटर से ज़्यादा है कि नहीं, स्वेलिंग है या नहीं, ब्लड प्रेशर। अब मान लो एक बैलून है, उसमें हवा भरते गए या पानी भरते गए तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यूरिन आउटपुट नहीं रहेगा तो वही जो फ्लूइड आपके बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर आधार बन सकता है 200 से ऊपर, 170 160 से ऐसा नहीं। 170 160 इतना हाई तब होता है जब आपका बॉडी क्लॉक आपने बिगाड़ दिया। रात के 10 बजे खाना खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, है ना, ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे फॉर एग्जांपल, है ना, तो तब होता है। या टू मच लाइट एक्सपोजर कर रहे हैं रात को, तब होता है। किडनी फेल होने से ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट। ब्लड प्रेशर किसी भी दवाई से कंट्रोल ही नहीं होगा, तो वो किडनी फेलियर, रियल किडनी फेलियर बोल सकते हैं उसको। सिमिलरली पोटेशियम का खेल है,
जो लोग पोटेशियम के ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या सही है क्या गलत है, इसका पैमाना क्या है। एक पैमाना ये कि जो सबूत दिखाए, दूसरा पैमाना कि कितने लोग बोल रहे हैं, कितनी जोर से बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं। किस चीज़ को मानेंगे, कितने लोग कितने जोर से कितनी बार बोल रहे हैं या कोई जो सबूत दिखा रहा है। हमेशा सबूत को मानेंगे। कोई अगर जोर जोर से बोल रहा है, हर जगह दिखा रहे हैं, बट सबूत तो दिखाओ साथ में। जैसे पोटेशियम को एक विलन बना के रखा है ना, पोटेशियम इज ए विलन, ऐसे ही तो ना। पोटेशियम विलन है या नहीं है, उस पर भी एक ट्रायल है। ये ट्रायल का आप इस तरह के सारे ट्रायल किताब में दिए हुए हैं। ये भी पिक्चर खींच सकते हैं आपको, नहीं तो मैं भेज भी दूंगा ये। तो एक बात याद रखिए, जो किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनका जो बॉडी की जो केमिस्ट्री है दैट बिकम्स डिफरेंट देन द नॉर्मल पीपल। उनका जो पोटेशियम का जो रेंज है वो बढ़ जाता है, ये समझिए आप। दे आर नॉट द नॉर्मल पीपल नाउ, है ना। तो उनका पोटेशियम की जो कैपेसिटी होती है बॉडी की वो अनयूजुअली बढ़ जाती है। तो एक नॉर्मल आदमी का 7 पोटेशियम होना कैन बी डेंजरस, एक किडनी पेशेंट का 7 पोटेशियम होना नॉर्मल है, क्योंकि वो किडनी पेशेंट है, उसकी जो केमिस्ट्री बॉडी को चेंज हो गई है। और ये मेरी इमेजिनेशन नहीं, ये ट्रायल का नतीजा ये बोल रहा है। तो किसी किडनी पेशेंट को नॉर्मल इंसान के आंकड़ों से मैच करने की कोशिश करेंगे तो मैच नहीं होगा वो। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि ये बोलते हैं कि भाई हाई पोटेशियम डाइट नहीं लेना है, ऐसे बोलते हैं ना। जो भी चीज़ में पोटेशियम ज़्यादा उसको मत लो, ऐसे तो बोलते हैं। सिंपल एक बात याद रखिए, भगवान ने जो भी बनाया है खाने की चीज़ें, जो भी, उन सब में हाई पोटेशियम है। गॉड मेड फूड ऑल हाई पोटेशियम, मैन मेड फूड ऑल लो पोटेशियम। बिस्किट लो पोटेशियम, ब्रेड लो पोटेशियम, कोल्ड ड्रिंक लो पोटेशियम, राइट, मैगी लो पोटेशियम, जबकि एप्पल हाई पोटेशियम, कोकोनट वाटर हाई पोटेशियम, बनाना हाई पोटेशियम, टोमेटो हाई पोटेशियम, पालक हाई पोटेशियम। तो एक्चुअली आपको बोला जा रहा है कि भाई मैन मेड फूड खाओ, गॉड मेड फूड नहीं खाओ। अगर आपको हाई पोटेशियम फूड नहीं खाना है तो भगवान ने जो भी चीज़ बनाया उसको खाना बंद करना पड़ेगा। तो एंड विच इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, राइट। तो समझना होगा कि पोटेशियम के बिना खाना होता ही नहीं। वो तभी हो सकता है जब इंसान आर्टिफिशियल कुछ तैयार करे, है ना। तो पोटेशियम कैन नॉट बी ए कल्प्रिट। वैसे भी जब लिविंग फूड आप खाते हैं तो लिविंग फूड खाते हैं तो बॉडी के अंदर कहाँ तक जाता है, वो स्टमक तक ही जाता है। स्टमक के बाद कौन से वाले एलिमेंट को, कौन से वाले न्यूट्रिशन को कहाँ पे जाना है वो कौन डिसाइड करता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, इनग्रेडिएंट ना। तो जब आपको डिसाइड नहीं करना है कि मेरा पोटेशियम कम हो गया, मेरा कैल्शियम कम हो गया, नो, यू गिव द राइट फूड। उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, राइट। सो एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लगता है कि वो कैंसर के पेशेंट हैं। कैंसर आपके दिमाग में जो बताया गया है कि एक नॉर्मल सेल है, वो एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होता है, फिर कैंसर स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 में चला जाता है, स्टेज 3 में चला जाता है, फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है, फिर वो मर जाता है। ऐसे ही बताया कि प्रोग्रेस होता है और फिर मर जाना है। ये एक पिक्चर है। कैंसर का मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, इंसान धीरे धीरे बीमार पड़ता रहेगा और एक टाइम आएगा मर जाएगा। दैट इज व्हाट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जबकि सच्चाई ये है कि नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बन जाता है, कैंसरस बन जाता है, फिर कैंसरस सेल भी एबनॉर्मल फिर नॉर्मल, ये वापस ज़्यादातर ये होता है। दिस इज मोर कॉमन। लेकिन ये तब होगा जब नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बना, उस वक्त अगर आपने कीमोथेरेपी कर दिया, रेडिएशन कर दिया, सर्जरी कर दिया, तो बॉडी इसको ना लेके इसको ले लेगी। अगर आप बोल रहे हैं इसके सबूत कहाँ पे हैं, तो मैंने सबूत आपको बुक के फॉर्म में आज भेज दिया ऑलरेडी। और अगर कोई बोल रहा है ये सच नहीं है, तो सच क्या है, उसके सबूत होते थे। तो ट्रुथ ये है कि कैंसर हाँ होता है बॉडी में, ट्यूमरस ग्रोथ होती है बॉडी में जिससे इंसान मर सकता है, लेकिन वो रिवर्सेबल होता है अक्सर अगर बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ब्रेस्ट मेमोग्राम, ब्रेस्ट में छोटा सा ट्यूमर, किसी को एहसास हुआ अरे ये लगता है कुछ गांठ है,
तो अब वो क्या करेगा, बेचैन होकर बोलेगा चलो चेक कराते हैं। जैसे ही उसको दबाएंगे, मेमोग्राम मतलब इतना दबाना कि बहुत जोर से दर्द हो, तो यानी कि वो दर्द तब होगा जब अंदर से टूटेगा कुछ। जब वो टूटता है, टूटने का मतलब अब वो कैंसर को स्प्रेड करेगा। तो मेमोग्राम इज नॉट टू डायग्नोज, इट इज टू क्रिएट अ कैंसर पेशेंट। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो हो रहा है रिकॉर्डिंग, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इसके सबूत वो मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। तो अब वो बोलेगा डॉक्टर देखो जी ये तो लग रहा है कैंसर है, आप ऐसा करो बायोप्सी करा दो। जब किसी जगह पे छेड़ेंगे, खासतौर पे जहाँ पे ऑलरेडी ट्यूमरस ग्रोथ है, तो वो कैंसर बन जाता है। बायोप्सी इज अ टूल टू मेक कैंसर। इसके सबूत सारे मैंने आपको दे दिए बुक के फॉर्म में। तो ये जो ग्रोथ छोटा सा हुआ था, उस वक्त आपके एक्शन क्या हैं वो डिसाइड करेगा कि ये वापस जाने वाला है या ये बढ़ के डेथ में कन्वर्ट होने वाला है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि कीमोथेरेपी, कोई बोलता है कि मेरे तो 6 साइकिल हो चुके हैं, डॉक्टर ने 10 बोले 4 और करा ही लेते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि आधा पॉइजन खा चुके तो बाकी खाना जरूरी नहीं है, जबकि आपको पता चल चुका है इट इज अ पॉइजन। तो आपको वहीं पे छोड़ दो उसको, रेडिएशन जितना कराया वहीं छोड़ दो उसको, कीमोथेरेपी जितनी कराई उतनी छोड़ दो उसको। सो कीमोथेरेपी इज नॉट अ मेडिसिन। कीमोथेरेपी का अगर आपको समझना है, इसका इन्वेंटर कौन है, किसी को पता है? कीमोथेरेपी इन्वेंट किसने किया? हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में स्लो पॉइजनिंग, मस्टर्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट, गैस एक्सपेरिमेंट देते थे, जिससे इंसान रातों रात ना मरे, ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स ईयर मरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा मरे, हर दिन उनकी इम्यूनिटी कम हो। वही जो मस्टर्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट है, वही वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसका नाम दे दिया कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी। वो धीरे धीरे यू पेरिश, धीरे धीरे अगर आप अचानक मर जाएंगे तो आपका जो माल है वो आपका माल उनको कैसे मिलेगा? अब तो मर गए। लेकिन जब धीरे धीरे मरेंगे तिल तिल करके, तो आपने जो भी कुछ कमाया है वो धीरे धीरे जाके वो कैंसर इंडस्ट्री को मिलेगा। और ये इसके सारे सबूत मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब डायग्नोस्टिक्स पे चलते हैं। डायग्नोस्टिक वो है जो आपका बॉडी आपको बता रहा है। कैंसर में जो सबसे ज़्यादा, कैंसर में इसलिए बोल रहा हूँ, आप में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा तो मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दैट। जो सवाल जिन लोगों ने पूछा वो सारे यहाँ पे हैं, ये भी मैं एक करके लूँगा। याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल है बायोप्सी का एग्जाम्पल है। बायोप्सी में क्या होता है, आपकी बॉडी का एक पार्ट ले लेते हैं जहाँ से लगता है ये कैंसर हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वो बोन हो सकता है, ब्रेस्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है। जब लेते हैं, लेके वो लेने का प्रोसेस इटसेल्फ इज पेनफुल एंड इट इज डैमेजिंग, बट लेने के बाद उसको स्लाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ऐसा स्लाइड बन जाता है। और इस स्लाइड को कुछ स्पेशलाइज्ड लोग ही समझ सकते हैं, पैथोलॉजी जिन्हें बोलेंगे। फिर वो देख के बताएगा ये कैंसर है कि नहीं, देख के बताएगा, राइट। तो ये स्लाइड है, ये एक्चुअल स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। तो ये स्लाइड 100 पैथोलॉजिस्ट को दे दिए गए कि बताओ ये क्या है। 33 लोगों ने बोला ये नॉर्मल है, 48% लोगों ने बोला ये एबनॉर्मल है, 19% लोगों ने बोला ये कैंसर, पैथोलॉजिस्ट ने बोला कैंसर है। तो अब आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके बॉडी पे नहीं कर रहा, वो किस पे कर रहा है, ये स्लाइड कौन से पैथोलॉजिस्ट के हाथ में जाने वाला है। सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी एट ऑल। अगर आप बोलते हैं कि बायोप्सी में आया कि कैंसर है तो वो मान लिया जाए, तो बायोप्सी जो इंसान कर रहा है उसको दोबारा पूछो तो वही चीज़ वो उल्टा बोल देगा। अच्छा, इसके जो सबूत हैं, ये सबूत मैंने बुक में डाले हैं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जिसके सबूत ऑलरेडी आपको दे दिए। एक तो तरीका ये कि साथ साथ सबूत दिखाता चलो, बट देन इट विल बी टू लॉन्ग, इसलिए मैंने वो सबूत आपको दे दिए। तो बायोप्सी जो है वो भगवान का लिखा हुआ कोई वाणी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब जब बायोप्सी को इस पैमाने में ट्राई किया गया, एक ही तरह के बायोप्सी को लेके अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दे दिया गया और उनको आपस में नहीं कांटेक्ट करने दिया, तब वो बायोप्सी की जो सच्चाई है हमेशा सामने आई है। तो बायोप्सी पहली बात तो रिलायबल नहीं है, और मान लो रिलायबल 1%, तो आपको पता है कैंसर सेल रिवर्स होते हैं अपने आप बाई नेचर, अगर उसको इंटरफेयर नहीं किया जाए तो, और फास्टर रिवाइव होते हैं अपने आप बाई नेचर, अगर आपने अपना बॉडी क्लॉक को ठीक कर लिया तो।
अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी रिवाइव होगा, और कुछ कर देंगे तो रिवाइव फास्ट होगा। तो कैंसर डज नॉट मीन इट विल लीड टू डेथ। यस, इफ यू इंटरफेयर देन इट विल लीड टू डेथ। अब देखिए, बहुत प्रिसाइज बात करते हैं जो रिसर्च पेपर, इसका पूरा रिसर्च पेपर बुक में है, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल जो बुक आपके पास है वो आज पढ़िए। ये जो इसमें दो किताबें हैं, एक 0 वोल्ट वाली और एक ये वाली कैंसर वाली, ये आपको फिजिकल कॉपी भी कर देंगे, राइट। फिजिकल कॉपी ऑल्सो विल गिव यू। 11.11% लोग बायोप्सी कराते कराते ही मर जाते हैं बायोप्सी के साइड इफेक्ट से। तो समझ सकते हैं डेंजर है। जो नहीं मरे, इंजरी इतनी है कि वो इंजरी इटसेल्फ विल कॉज कैंसर, राइट। तो वो कोलोन पंचर, किडनी पंचर, दीज आर साइड इफेक्ट्स, राइट। सो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर ब्लीडिंग होता है। 84% पीपल से इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। एक, अब आप में से कई लोग हैं, आप ही में से यहीं बैठे हैं कि मेरा तो स्टेज 3 बता दिया, मेरा तो स्टेज 4 बता दिया। कभी ये सोचा स्टेज 3 स्टेज 4 बता दिया तो कैसे पता चलता है? देखिए, उसके लिए बहुत ही सिंपल और जल्दी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बताने को बहुत कुछ है। आपका एक पेट स्कैन होगा, पेट स्कैन को ऐसे देखेंगे और देख के बता देंगे स्टेज 3 है कि स्टेज 4 है कि स्टेज 2 है ना। तो वो क्या है, कैसे पता चलता है? अक्सर आप देखेंगे जिसको बोला स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट जिसको बोला गया है वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल हेल्दी है, बहुत एक्सरसाइज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जो कि कोई भी हेल्दी इंसान को करना चाहिए, लेकिन बोलता है कि मैं तो स्टेज 4 कैंसर पेशेंट है, यही इसी हॉस्पिटल में, और यहाँ भी है आप में से कुछ लोग। मैंने आपको कहीं से कोई सिम्टम लगता नहीं, डॉक्टर ने बताया, ये देखो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट फिर खोल के दिखाते हैं। अब ये रिपोर्ट आप भी, इसमें बड़ा सिंपल है, जितने सारे चमकती हुई चीज़ें हैं इनको बोल देते हैं ये कैंसर है, जितनी चमकती हुई चीज़ें हैं। और ज़्यादा चमकती हुई चीज़ें होंगी बॉडी में, उसे स्टेज 4, 2-3 जगह चमकती हुई चीज़ें तो स्टेज 2 स्टेज 3 ये है, राइट। चमकने को कैंसर बता देते हैं। चमक मतलब इसका रूल ही ये है, मैंने मन से नहीं बनाया है। जैसे यहाँ पे चमक कहाँ रहा है, ये चमक रहा है ना, ऐसे 2-3 जगह देखेंगे तो वो स्टेज 3 स्टेज 4 इस तरह से बता देंगे। लेकिन अगर आप इसको ये रिपोर्ट ना देखें, उस इंसान को देखें, आप पहचान नहीं पाएंगे, बिल्कुल वो हेल्दी है। रिपोर्ट बोल रहा है ये स्टेज 3 स्टेज 4 है। अब बहुत ही प्रिसाइज में इसको मैं बताना चाहता हूँ। जब पेट स्कैन करते हैं तो एक तरह का रेडियो एक्टिव ग्लूकोज बॉडी में डाल देते हैं और ये मान लेते हैं कि जो सेल ज़्यादा ग्लूकोज खा रही है वही कैंसर है। ज़्यादा ग्लूकोज कौन खाएगा? जो ज़्यादा भूखा होगा वही तो खाएगा ना। तो ये मान लेते हैं कि जो ज़्यादा भूखा है वो कैंसर है। वो कैसे पता चलेगा? जो ज़्यादा ग्लूकोज खाएगा। अच्छा, ज़्यादा ग्लूकोज किसने खाया, कैसे पता चलेगा? उसके लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बॉडी में डाल दिया ग्लूकोज के साथ। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? चमकता है ना। तो यानी कि इस जगह पे ज़्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन हुआ, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये लाइट पड़ी, लाइट से अच्छा ये रहा कैंसर। तो एक आइडिया है मेरे पास, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटे से बात कर रहा हूँ ना, अब मेरे बॉडी की जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट ज़्यादा यूज हो रहा है। अब अगर मैं पेट स्कैन करूँगा तो चांसेस है कि इधर कहीं पे ज़्यादा चमक दिखाएगी, तो ओरल कैंसर बता देंगे, जबकि यहाँ है कुछ नहीं, राइट। तो ठीक उसी तरह से मान लो, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये बहुत एक्सरसाइज करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, बॉडी को बाकी ना हिला के, अब जब लिमिटेड अमाउंट जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज बॉडी में दिया गया है, FDG जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कंजम्पशन कहीं ज़्यादा होगी, यहाँ पे चमक ज़्यादा होगी, तो बोलेंगे आपका कैंसर का लोकेशन कहीं यहाँ पे है। एक एग्जाम्पल से ख़त्म करते हैं। ऑटोप्सी मतलब मरने के बाद देखा गया है 100% लोगों के यहाँ पे कैंसर पाया गया। इसको अगर बेसिस माने तो, यानी कि जब वो जिंदा थे तब अगर बाई चांस थायराइड का टेस्ट होता तो बोलते आप तो कैंसर पेशेंट है। 70% लोगों के प्रोस्टेट में यहाँ पे देखिए वो चमक है। 40% लेडीज के ब्रेस्ट में वो चमक पाया गया ऑटोप्सी रिपोर्ट में। मतलब हैड दे बीन डूइंग इट व्हाइल दे वर लिविंग, तो उनको ऐलान करते थे कि आपकी बॉडी में कैंसर फैल रहा है, राइट। तो ये सारे जो आंकड़े सारे कुछ मैंने बुक में डाल के आपको दिया है ऑलरेडी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पेट स्कैन
या स्टेज 1 स्टेज 2, ये आप ये जो है ये इमेजिनरी चीजें हैं, ये रियल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, अब मान लो ये जो FDG है, राइट, दैट इज रेडियो एक्टिव ग्लूकोज जो बॉडी में डालते हैं, अगर कोई डॉक्टर ये चाहे कि आपको कैंसर पेशेंट प्रूव करना है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देगा तो चमक कई जगह आ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने ये पेट स्कैन कराया, जिन जो बोल रहे थे कल से कि मैं स्टेज 3 या स्टेज 4 पेशेंट हूं, क्या आपको पता है कि डॉक्टर ने कितना रेडियो मटेरियल बॉडी में डाला है? क्या आपने पूछा, कभी सोचा भी? आपको लगता है कि वो यूनिफॉर्म हर जगह एक ही जैसा होगा? ऐसा है नहीं, वो वेरी करता रहता है। जहाँ पे भी ज़्यादा अगर उसको दिखाना हो कि भाई क्या ज़्यादा कैंसर पेशेंट है, वो रेडियो मटेरियल ज़्यादा डाल देंगे तो ये चमक ज़्यादा हो जाएगी, वो चमक ज़्यादा हो जाएगी। तो कोई अगर चैलेंज भी करेगा, आप ज़्यादातर क्या करेंगे? वो जो आपकी रिपोर्ट है वो 2 डॉक्टर को और दिखाएंगे, यही तो करेंगे ना, सेकेंड ओपिनियन। लेकिन दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो भी ये देख के बोलेगा हाँ कैंसर है, ठीक तो बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ये थोड़ा लिखा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव आपने नाम सुना है, रेडियो एक्टिव इटसेल्फ इज कैंसरस, ये आपको पता है? रेडियो एक्टिव इटसेल्फ इज कैंसर, इसीलिए ये बोला जाता है जब आपका पेट स्कैन हो, अगले 24 घंटे तक छोटे बच्चों के आसपास मत जाना, उनको कैंसर हो सकता है, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर बच्चों के पास नहीं जाओ, तो क्या वो उन बच्चों को जो कि आपसे दूर है उनको कैंसर कर सकते हो, तो आपको नहीं कर सकते? अब जरा सोचिए, कैंसर का इलाज करने गए और बॉडी में कैंसर ही डाल रहे हैं और तब भी आई और ओके विद इट। वो तो लिखित नहीं है ना। पेट स्कैन में के बाद 24 घंटे तक प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास मत जाओ, छोटे बच्चों के आसपास मत लाओ, लिखित में ही है, क्योंकि उनको कैंसर हो जाएगा, बिकॉज आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल घूम रहा है। लेकिन जब आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल घूमने से सामने वाले को कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी को नहीं हो सकता, वो हो सकता है ना। तो ये कौन सी बात हुई कि कैंसर के इलाज के लिए आपके बॉडी में कैंसरस मटेरियल डाल दिया गया और आपको लगता है कि ठीक है? तो क्या पता कि वो जो मटेरियल डाला उसी से कैंसर हो गया हो।